नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी क्लासेस में। आज का ये वीडियो इग्नू के एमएचडी प्रोग्राम के सब्जेक्ट एमएचडी 9 के सेकंड चैप्टर का रिवीजन वीडियो है। इस सीरीज को इस प्रकार से डिज़ाइन की गई है कि इसके मदद से आप बहुत ही कम समय में सिर्फ सुनते हुए इस सब्जेक्ट की तैयारी कर सकते हैं। वैसे एमएचडी 9 के विभिन्न चैप्टर्स का डिटेल वीडियो भी आपको इस चैनल में मिल जाएगी। इसके लिए आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। इकाई 2 कहानी का अर्थ और स्वरूप, इसका जो इम्पोर्टेंट सिलेबस है इसको जान लेते हैं। तो सिलेबस की अगर बात करें तो इसमें मुख्य रूप से 4-5 टॉपिक्स को कवर करना है, जैसे कहानी का अर्थ, इसकी व्युत्पत्ति और कथा से संबंध। वैसे ही आधुनिक विधा के रूप में कहानी, इसको जानना है। छोटी कहानी की अवधारणा किस प्रकार की है ये समझना है। छोटी कहानी के रूप निर्धारण में स्केच और उपाख्यान की क्या भूमिका है इसे देखना है। छोटी कहानी के उदय में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद की क्या भूमिका है, और अंत में समझना है कि छोटी कहानी की अवधारणा के निर्धारण में यूरोप और संयुक्त राज्य अमेरिका की भूमिका। तो ये चैप्टर आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है, इसीलिए स्किप किए बिना पूरा देखिए, नहीं तो आप हेडफोन लगा के इसे सुन भी सकते हैं। तो चलिए वीडियो को प्रारंभ कर लेते हैं। कथा के रूप में कहानी कहने की परंपरा प्राचीन काल से चली आ रही है। तब इसका लक्ष्य केवल मनोरंजन करना या नीति उपदेश की शिक्षा देना था, किंतु एक विधा के रूप में इसका प्रचलन 20वीं शताब्दी में हुआ। प्रारंभ में कहानियों में मनुष्य की आदिम प्रवृत्तियों को आधार बनाकर दैवी घटना प्रसंगों से कथानक बुने जाते थे, जो कौतूहल उत्पन्न करने में तो सक्षम थे, किंतु यथार्थ से दूरी के कारण लोक मन पर ठोस व स्थायी प्रभाव छोड़ने में असमर्थ थे। कहानी का मानव केंद्रित स्वरूप आधुनिक युग में ही उभर कर सामने आया, जिसमें लोक कल्याण तथा लोक रंजन के तत्व मिलते हैं। हिंदी में कहानी कला का विकास पाश्चात्य प्रभाव से हुआ, क्योंकि संस्कृत में भी कहानी के रूप में कोई स्पष्ट विधा नहीं थी। फिर भी कथा और आख्यायिका शब्द संस्कृत से प्राप्त होते हैं, अर्थात संस्कृत जो है उसमें कथा और आख्यायिका इस रूप में तो ये मिल जाता है, लेकिन कहानी के रूप में ये पाश्चात्य से ही हमारे भारत में आया। अर्थात पश्चिम के जो साहित्यिक थे उन्होंने ही पहले ये छोटी कहानियों की रचना प्रारंभ की। कहानी के पहचान के लिए इसका आकार तथा शब्दों की सीमा का निर्धारण भी अनेक विद्वानों द्वारा किया गया है। कुछ तो कहानी के उद्देश्य को रचनाकार की दृष्टि से जोड़कर उसकी पहचान को निर्धारित करते हैं। कहानी के ही समांतर एक अन्य विधा छोटी कहानी या फिर शॉर्ट स्टोरी जो बोलते हैं ना, जिसे अमेरिका और यूरोपीय अवधारणा के रूप में जाना जाता है। अर्थात ये माना जाता है कि छोटी कहानी लिखने का जो प्रारंभ हुआ वो अमेरिका या फिर यूरोपीय देशों में हुआ। छोटी कहानी कहानी के आकार की तुलना में लघु होती है, इसीलिए इसे लघु कथा के नाम से भी जाना जाता है। छोटी कहानी की अवधारणा में जर्मनी, फ्रांस, रूस, अमेरिकी रचनाकारों का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। तो अब हम लोग समझ लेंगे कहानी का अर्थ, व्युत्पत्ति तथा कथा से इसका संबंध। अर्थात प्राचीन काल से जो कथा रचनाएं की जाती रही है तो उससे इसका क्या संबंध है। तो कथा कहानी का मूल रूप ही है। प्राकृत और अपभ्रंश में इसे इसने कहा का रूप लिया। प्राकृत रचना बड्ड कहा और अपभ्रंश काव्य भविष्य दत्त कहा इसके उदाहरण है। कथा का ऊणवाचक रूप कहानियाँ, इस रूप में ये सामने आया।
इससे अपभ्रंश का कहानी पद भी प्रचलन हुआ। तो अगर कहानी के नाम के विकास के क्रम को जानना चाहे तो ऐसा कहा जा सकता है कि पहले इसे कथा ऐसा कहा गया, फिर उसी का नाम बदल के हुआ कहा, फिर ऊणवाचक शब्द बनाया गया और इसे कहानी ऐसा कहा गया, और अब इसे कहानी इस नाम से जाना जाता है। कहानी शब्द सैयद इंसा अल्लाह खां द्वारा कृत रानी केतकी की कहानी पद में आरंभ में उपाख्यान और चरित के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। सदल मिश्र ने अपनी इसी श्रेणी के रचना को उपाख्यान की संज्ञा दी। अर्थ की समानता के कारण पौराणिक कथाओं के लिए कथा और उपाख्यान, वृत्तांत आदि पद प्रचलित थे। अरबी फारसी से आकर हिंदी उर्दू में यही किस्सा, दास्तान, अफसाना शब्द भी प्रयुक्त होने लगे। बंगला से आए उपन्यास पद को बालकृष्ण भट्ट, देवकीनंदन खत्री और किशोरीलाल गोस्वामी ने हिंदी में लंबी कथा के पर्याय के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, और बंगला में जो छोटी कहानी के लिए शब्द यूज होता था, छोटो गल्पो या फिर गल्प पद का प्रयोग हिंदी में भी किया गया, परंतु ये अधिक प्रचलित नहीं हुआ। अब हम लोग जान लेते हैं कि आधुनिक विधा के रूप में कहानी इसका प्रारंभ कब हुआ और किस प्रकार से हुआ। तो प्राचीन काल से लेकर 19वीं शताब्दी के लगभग तीसरे चरण तक प्रबंध काव्य और नाटक में गौण तत्वों के रूप में कथा का प्रयोग होता रहा। गद्य में कथा की परंपरा विष्णु शर्मा कृत पंचतंत्र से प्रारंभ हुआ। बाण भट्ट ने उनकी जो रचना है कादंबरी और हर्षचरित के रूप में गद्य कथा को काव्य के पद पर प्रतिष्ठित किया। सुबंधु और दंडी ने भी इस परंपरा को आगे बढ़ाया। 19वीं शताब्दी में जब मुद्रण यंत्र अर्थात प्रिंटिंग प्रेस है, इसके प्रवेश के बाद भारत में कथा न केवल बाल बुद्धि के मनोविनोद के पुस्तक के रूप में ग्रहण करने लगी, अपितु लेखक के विचारों, भावों, नैतिक बोध की अभिव्यक्ति का साधन भी बनने लगी। हिंदी में कथा के इन्हीं रूपों से उपन्यास और कहानी विधाएं भी विकसित हुई। तो अब हम लोग देख लेते हैं आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद का प्रयोग। आधुनिक विधा के रूप में कहानी पद का प्रयोग संस्कृत भाषा के शब्द आख्यायिका से हुआ। आधुनिक समय में मुद्रण यंत्र के आगमन के बाद कथा श्रव्य के साथ साथ पाठ्य भी होने लगी। अर्थात पहले जो मौखिक रूप से चलता था, अब जैसे ही प्रिंटिंग प्रेस आ गया तो अब ये छपने लगी, अर्थात ये पाठ्य होने लगी। और 19वीं सदी के आरंभ में कहानी विधा अनेक परिस्थितियों के गर्भ में कुलबुलाते हुए उपन्यास विधा के प्रारंभ के पश्चात ही सामने आई। अर्थात ऐसा कहा जा सकता है कि जो नाटक, उपन्यास और कहानी, इन तीनों का क्रम देखें तो सबसे पहले नाटक ही आया, जो संस्कृत में भी बहुत सारे नाटक लिखे गए, फिर उपन्यास को देखते हैं और उसके बाद कहानी का क्रम आता है। ऐसा भी कहा जाता है कि उपन्यास और कहानी लगभग एक ही साथ सामने आया। कहानी लेखन का आरंभ पहले बंगला में छोटी गल्प या फिर गल्प के नाम से हुआ, जो कि अंग्रेजी की शॉर्ट स्टोरी का ही रूपांतरण था। हिंदी में कहानी का आरंभ आख्यायिका नाम से जुड़ा हुआ था, जिसे बाद में कहानी के रूप में जाना जाने लगा। अर्थात अगर भारत की बात की जाए तो भारत में सबसे पहले बंगला भाषा में ही ये छोटी कहानी लिखने का शुरुआत हुआ, और यहाँ पर भी जो आया तो ये यूरोप और अमेरिका से ये कॉन्सेप्ट आया था। जो शॉर्ट स्टोरी बोल के वहाँ लिखे जाते थे, वहीं बंगला में छोटो गल्पो इस नाम से इसको लिखा जाने लगा, और वहीं से फिर ये हिंदी भाषा में भी धीरे धीरे प्रयुक्त होने लगा। अंग्रेजी के शॉर्ट स्टोरी पद और अवधारणा से कहानी का संबंध, अब इस संबंध को एक बार हम लोग
जान लेते हैं। अंग्रेजी आलोचकों ने शॉर्ट स्टोरी की पहचान ऐसी संक्षिप्त गद्य कथा के रूप में की है जो नॉवेल, एपिक और रोमांस जैसे बृहदाकार व्यापक फलक वाले कथा रूपों से भिन्न होती है तथा इसका उद्देश्य किसी एकल प्रभाव की सृष्टि करना होता है जो किसी एक सार्थक प्रसंग या दृश्य से तो कभी एक पात्र के माध्यम से बिजली की चमक की तरह उद्भासित हो उठता है। शॉर्ट स्टोरी में छोटी दृश्य रचना और संक्षिप्त वर्णन होते हैं तथा चरित्र कार्य व्यापार का पूर्ण विकास नहीं दिखाया जाता, बल्कि किसी एक काल बिंदु में सिमटी हुई एक मानवीय कार्य व्यापार या प्रसंग को ही ये कहानी उजागर करती है। अर्थात आप ये कह सकते हैं जो उपन्यास वगैरह की रचना होती है तो उसका जो फलक होता है ना, बृहद फलक होता है, अर्थात जीवन के अनेकों पक्षों को एक साथ में समाहित करने का उसमें प्रयास रहता है। लेकिन कहानी के साथ ऐसा नहीं है। कहानी क्या है? किसी एक काल बिंदु पर सिमटी हुई मनुष्य की कोई एक कार्य व्यापार या प्रसंग को ही उजागर करती है। कहानी में कहानीकार का भावना और विचार को कलात्मक प्रस्तुतिकरण के द्वारा विस्मृत संवेदना का दर्शन कराते हुए पाठक को भाव विभोर करते हुए रसासिक्त बना देता है। ये आकार में छोटा होने के बाद भी क्या है, बहुत ज़्यादा प्रभाव पाठकों पर डालता है। अब हम लोग कहानी के आकार की बात करेंगे, तो देख लेते हैं ये टॉपिक, कहानी का आकार। छोटी कहानी पद में उसके आकार की दृष्टि से छोटा होने का भाव निहित है। उपन्यास और कहानी में अंतर का आधार उनका आकार ही है, पर छोटा और बड़ा ये शब्द सापेक्ष है। उनका कोई निश्चित मापदंड नहीं निर्धारित किया जा सकता है। छोटी कहानी या शॉर्ट स्टोरी की एक क्लासिक परिभाषा के अनुसार उसे एक बैठक में समाप्त हो जाना चाहिए। ये छोटी कहानी का छोटा सा क्या है, डेफिनेशन है कि ऐसी कहानी जो एक बार बैठ के जिसको पढ़ के ख़त्म किया जा सकता है। एडगर एलन पो ने आधे घंटे से लेकर 2 घंटे में समाप्त होने वाली रचना को कहानी माना है, परंतु ये तर्क उचित नहीं है। कुछ परिभाषाओं द्वारा कहानी की अधिकतम शब्द संख्या 7500 निर्धारित की गई है। सामान्य व्यवहार में शॉर्ट स्टोरी शब्द अधिकतम 20,000 और न्यूनतम 1,000 शब्द वाली रचनाओं के लिए भी प्रयोग किया गया है। 1,000 से कम शब्दों की कहानियों को अंग्रेजी में माइक्रो स्टोरी के नाम से जाना जाता है और 20,000 शब्दों से ज़्यादा जो शब्द वाले रचना है उसे नॉवेल या फिर उपन्यास कहा जाता है। वैसे हिंदी में 150 शब्दों से लेकर 10,000 शब्दों तक की जो कहानी है उसे छोटी कहानी की संज्ञा दी गई है। साथ ही हिंदी में लघु कथा और लंबी कहानी पद का प्रयोग भी काफ़ी प्रयुक्त होने लगा है। कहानी लेखकों और संपादकों के अनुसार इनकी आकार सीमा अक्सर बदलती रहती है। लघु कथा, कहानी, लंबी कहानी, उपन्यासिका, लघु उपन्यास और उपन्यास के बीच की दूरी इतनी लचीली होनी चाहिए कि ज़रूरत पड़ने पर ये एक दूसरे का स्थान ले सके। अर्थात इन रचनाओं में थोड़ी बहुत क्या होनी चाहिए, लचीलापन होनी चाहिए, है ना, ताकि ये ज़रूरत पड़े तो एक दूसरे का स्थान ले सके। अर्थात ऐसा है कि लघु उपन्यास को भी हम लोग उपन्यास कह सके, लघु कथा को भी हम लोग कहानी कह सके। इस तरह का थोड़ा बहुत लचीलापन होना चाहिए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला टॉपिक, कहानी का पहचान का प्रमुख आधार। शॉर्ट स्टोरी विधा पहले यूरोपीय भाषा में विकसित हुई। बांग्ला में रविंद्रनाथ ठाकुर या फिर जो टैगोर बोलते हैं, रविंद्रनाथ टैगोर, उन्होंने 19वीं सदी के अंतिम दशक के शॉर्ट स्टोरी के नमूने पर छोटो गल्प या फिर गल्पों के नाम से लगभग 44 रचनाएं की।
1900 से 1910 ईस्वी में हिंदी उर्दू में इसी श्रेणी की रचनाएं सरस्वती, जमाना आदि पत्रिकाओं में आख्यायिका और कहानी के नाम से प्रकाशित हुई। अंग्रेजी आलोचकों द्वारा शॉर्ट स्टोरी की पहचान नोवेल, एपिक और रोमांस जैसी बड़ी रचनाओं के कथा रूप से भिन्न रचना के रूप में की जाती है। शॉर्ट स्टोरी का उद्देश्य किसी एकल प्रभाव की सृष्टि करना होता है, जो किसी एक सार्थक प्रसंग या दृश्य से जिसमें कुछ थोड़े पात्र कार्यरत होते हैं। अर्थात ये छोटी रचना होती है जो एकल प्रभाव स्पष्ट करती है। अनेक आलोचकों के अनुसार छोटी कहानी उपन्यास की तुलना में कम जटिल तथा किसी एक प्रसंग पर केंद्रित होती है। हिंदी में प्रेमचंद और रामचंद्र शुक्ल ने कहानी के स्वरूप निर्धारण का प्रयास किया है। रामचंद्र शुक्ल ने अपने हिंदी साहित्य का इतिहास, जो उनका महत्वपूर्ण रचना है, इसमें प्राचीन कथा साहित्य जो कि संस्कृत है, उसमें उपलब्ध कथाओं को दो स्थूल भेदों, घटना प्रधान और मार्मिक, इस रूप में वर्गीकृत किया है। बृहद कथा, बैताल पचीसी, सिंहासन बत्तीसी आदि को उन्होंने घटनाक्रम में रमाने वाली रचनाएं माना, तो कादम्बरी, माधवानल, कामकंदला आदि को मार्मिक स्थलों में रमाने वाली भाव प्रधान आख्यान कहा है। शुक्ल जी ने स्पष्ट किया कि अंग्रेजी पत्रिकाओं में प्रकाशित होने वाली छोटी आख्यायिकाओं या कहानियों से प्रेरणा लेकर बंगला में गल्प के नाम से कहानियां प्रकाशित की गई। कहानी में नए प्रयोग होते रहे, आज भी हो रहे हैं। हिंदी कहानी के 20वीं सदी के छठे दशक में प्रवेश करते समय विश्व स्तर पर कहानी का रूप अत्यधिक वैविध्यपूर्ण और जटिल हो चुका था। आश्चर्यपूर्ण घटनाएं 19वीं शताब्दी की कहानी की पहचान हुआ करती थी। अर्थात उस समय की जो रचनाएं होती थी तो उसमें इस तरह की एक जो आश्चर्यपूर्ण घटनाएं हैं, ये सब का ही प्रधानता देखा जा सकता है। परंतु 20वीं शताब्दी के सूक्ष्म कार्य व्यापारों और सामान्य प्रसंगों को कहानीकारों ने ज़्यादा महत्व दिया। विश्व स्तर पर भी 20वीं शताब्दी के कहानी लेखन की संरचनात्मक समस्याओं का समाधान पूरी तरह नहीं हो पाया। प्रारंभिक संरचना के अभिकर्ता के रूप में आश्चर्यजनक और कौतूहलजन्य प्रसंगों का व्यापक रूप से बहिष्कार हो गया। वर्तमान में छोटी कहानी एक छोटे पर बौद्धिक दृष्टि से ज़्यादा मांग करने वाली पाठक वर्ग का प्रिय कथा रूप बन चुकी है। संरचना की दृष्टि से चौथे दशक में हिंदी कहानी प्रौढ़ता पर पहुंच गई, जिसका श्रेय प्रेमचंद के साथ साथ जैनेन्द्र और अज्ञेय को भी जाता है। आप जानते हैं कि प्रेमचंद को तो कथा सम्राट कहा जाता है। बाद में अमरकांत, मोहन राकेश, कमलेश्वर, राजेंद्र यादव, शेखर जोशी, इम्तियाज हुसैन, निर्मल वर्मा, रेणु आदि ने कहानी की संरचना को छठे दशक में नए आयाम तक पहुंचाए, है ना। अर्थात कहानियों के विकास में इन लोगों का जो योगदान है वो अत्यंत महत्वपूर्ण है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि कहानी और उपन्यास दोनों के संरचना में क्या डिफरेंस है। कथ्य की दृष्टि से यद्यपि उपन्यास और कहानी लगभग समान है और दोनों ही मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं का चित्रण करते हैं, किंतु उपन्यास में मानव जीवन की सच्चाइयों और संवेदनाओं का एक विजन के रूप में समाहार इसमें होता है। वहाँ कहानी मात्र एक सच्चाई या फिर संवेदना के बिंदु पर केंद्रित होते हैं। अर्थात उपन्यास जो है उसका बृहद फलक होता है और ये कहानी किसी एक घटना पर केंद्रित होती है। कहानी का यथार्थ जीवन के एक हिस्से तक सीमित होता है, उनमें पात्रों की संख्या भी सीमित होती है, और उपन्यास में
जीवन व्यापक संदर्भ में अनेक पात्रों द्वारा व्यक्त होता है। कहानी में केंद्रीय पात्र के चरित्र का भी कोई मार्मिक प्रसंग, कोई संकट, कोई अप्रत्याशित स्थिति, कोई मनोवैज्ञानिक द्वंद्व की कहानी का विषय बनता है और उपन्यास में जीवन के या उनके सामाजिक संबंधों, उनके मनोवैज्ञानिक समस्याओं सभी का अवलोकन, विश्लेषण और अंकन के लिए इसमें पर्याप्त अवकाश होता है। अर्थात कहानी है ये छोटी घटनाओं पर आधारित और उपन्यास है तो जीवन के एक बृहद फलक पर आधारित रचना होती है। अब हम लोग देख लेंगे कहानी का उद्देश्य। कहानी के एक नहीं अनेक उद्देश्य हो सकते हैं। कथा का उद्देश्य मनोरंजन, किसी उपदेश की व्यंजना या किसी नैतिक मूल्य का प्रतिपादन भी हो सकता है ना। अर्थात इसके द्वारा मनोरंजन की बात हो सकती है, उपदेश देने की बात हो सकती है, नैतिक मूल्य का भी प्रतिपादन हो सकता है। कहानी के इन गुणों को भारतेंदु युग के लेखकों ने नहीं समझा। माधव प्रसाद मिश्र, जिनकी रचना है पुरोहित का आत्मत्याग, या फिर माधवराव सप्रे, जिसकी रचना एक कटोरी भर मिट्टी, मास्टर भगवान दास, जिसकी रचना प्लेग की चुड़ैल, गिरिजादत्त वाजपेयी की रचना पंडित और पंडितानी, बंग महिला की रचना कुंभ में छोटी बहू और दुलाई वाली। ये सब जो रचनाकार का नाम है और रचनाएं हैं ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसका प्रयोग आप देखेंगे कि बार बार आपको करना पड़ेगा, दूसरे चैप्टर्स में भी ये नाम सब आएगा, इसीलिए बेहतर होगा इन नाम को थोड़ा सा कंठस्थ कर लें। साथ ही नवाब राय, जो कि प्रेमचंद को कहा जाता है, इसने इसे समझकर अपनी रचनाओं में इसकी अभिव्यक्ति भी की है। नवाब राय ने औपनिवेशिक शासन के विरुद्ध दमित शासित वर्ग की व्यथा और विद्रोह को वाणी देने के लिए इसका प्रयोग किया। भारतेंदु युग की पत्रिकाओं में व्यक्तिगत निबंधों, लेखों और संपादकीय टिप्पणियों द्वारा औपनिवेशिक शासन से ग्रस्त भारतीय जीवन की यथार्थ तस्वीर यथार्थवादी उपन्यासों के माध्यम से समकालीन जीवन और व्यक्तियों की झांकी प्रस्तुत करने लगी। अर्थात कहानियों का जो रुख था अब धीरे धीरे बदल गया। समाज में जो दलित वर्ग थे, दमित वर्ग थे, जो शासित वर्ग की अत्याचार से परेशान हो चुके थे, अर्थात अंग्रेजों के दमन से परेशान हो चुके थे, अब इन लोगों का आवाज़ को इन कहानियों के माध्यम से उठाया जाने लगा। अब छोटी कहानी की अवधारणा, जिसमें हम लोग छोटी कहानी की अमेरिकी और यूरोपीय अवधारणा, इसको समझने का प्रयास करते हैं। अमेरिकी तथा यूरोपीय आलोचकों तथा रचनाकारों ने शॉर्ट स्टोरी की पहचान एक ऐसी संक्षिप्त गद्य कथा के रूप में की है जो नॉवेल, एपिक और रोमांस जैसे बृहदाकार और व्यापक फलक वाले कथा रूपों से भिन्न होती है। इस शॉर्ट स्टोरी का उद्देश्य किसी एकल प्रभाव की सृष्टि करना होता है जो एक सार्थक प्रसंग या दृश्य से अत्यंत कम पात्रों की उपस्थिति में संक्षिप्त वर्णन के रूप में अचानक बिजली की चमक उद्भासित करने वाली होती है। शॉर्ट स्टोरी में चरित्र कार्य व्यापार और नाटकीय मुठभेड़ से युक्त होते हैं, परंतु उनका पूर्ण विकास दिखाना इसमें अपेक्षित नहीं होता है ना। अर्थात छोटी घटनाओं के आधार पर इसे लिखा जाता है। अब हम लोग छोटी कहानी की परिभाषा क्या हो सकती है इस पर बात करते हैं। शॉर्ट स्टोरी एक प्रकार की गद्य कथा है जो सामान्यतः नोवेल और लघु उपन्यास की तुलना में अधिक सुसंबद्ध और संकेंद्रित या घनीभूत होती है। 19वीं शताब्दी में साहित्यिक विधा के रूप में इसे पहचाना गया। लघु कथाओं का अस्तित्व तो वैसे बहुत प्राचीन है, पर छोटी कहानी के नाम से जिस कथा रूप का विकास यूरोप और यूनाइटेड स्टेट्स में 19वीं शताब्दी में हुआ वो अपने चरित्र में बिल्कुल नया था। अब हम लोग जान लेंगे छोटी कहानी के रूप निर्धारण में स्केच और उपाख्यान की क्या भूमिका है। हिंदी की महत्वपूर्ण विधा के रूप में
छोटी कहानी के विकास में स्केच और टेल, जिसे उपाख्यान कहा जाता है, का महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। इसके अंदर ही छोटी कहानी विकसित हुई है। स्केच तथ्यात्मक तथा पत्रकारिता के गुणों से युक्त होती है, अर्थात जो पत्रकार है वो कोई भी घटना को छापने के लिए या फिर उसका अपना स्टेटमेंट बनाने के लिए स्केच तैयार करते हैं। वहीं टेल जो है ये उसकी तुलना में अधिक विश्लेषणात्मक और न्यूनतम कथात्मक या फिर नाटकीय होता है। स्केच का प्राथमिक रूप लिखित है और छोटी कथा का मौखिक, अर्थात स्केच है ये लिखा हुआ रहता है और सामान्यतः जो छोटी कथा है वो उसका रूप मौखिक है। स्केच लेखक वर्तमान और प्रत्यक्ष यथार्थ पर तीव्र दृष्टि रखता है, तो स्केच के विपरीत उपाख्यान दरबार या अलाप के चारों ओर बैठे श्रोताओं को सुनाई जाने वाली अतीत की पुनर्रचना वाली कथा होती थी। अर्थात स्केच जो है ये ऑलमोस्ट क्या है, रियल वर्तमान और यथार्थ पर आधारित होता है, और उसके विपरीत ये उपाख्यान जो है इसे कोई दरबार में अलाप में पुरानी कथाओं को उसी को फिर से पुनर्रचना करके कहा जाता है। 19वीं शताब्दी के कुछ लेखकों ने स्केच के तत्वों के साथ आख्यान को मिलाकर छोटी कहानी नामक विधा बनाई। अर्थात क्या हो गया कि 19वीं शताब्दी में अब लेखकों ने क्या किया, स्केच के तत्व भी लिए, अर्थात वर्तमान और प्रत्यक्ष यथार्थ वाले इस दृष्टि को भी रखा, और साथ ही जो कथा कहने का जो सिस्टम था उसको भी मिलाया और छोटी कहानी नामक विधा बनाई, जिसका सामान्य लक्ष्य उपाख्यान की फंतासी और कल्पनात्मक उड़ान को कम करके और स्केच को उसकी कठोर तथ्यात्मकता से मुक्त कराना था। अर्थात इसमें क्या हो गया कि उपाख्यान का जो फंतासी और कल्पनात्मक उड़ान, अर्थात कुछ भी कथा कहा जा सकता था, इसको कम किया, और स्केच जो कि एकदम क्या है फिक्स्ड अपने तथ्य पर ही चलता था, उसके इस कठोर तथ्यात्मकता को भी मुक्त कराया और मिला जुला के छोटी कहानियों की रचना की गई। आधुनिक छोटी कहानी अति कल्पनात्मक कथा और स्केच के सम्मिलित गुणों से युक्त होती है। हिंदी में भी यूरोपीय रचनाकारों के समान ही यशपाल आदि अनेक कहानीकारों ने कहानी में स्केच का मिश्रण किया है, परंतु राम वृक्ष वेनीपुरी की माटी की मूर्तें और महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र इससे भिन्न हैं, क्योंकि रेखा चित्रों के पात्र उनके लेखकों से जुड़े यथार्थ के रूप में वास्तविक व्यक्ति हैं, जबकि यशपाल और प्रेमचंद की रेखा चित्रनुमा कहानियों के पात्र काल्पनिक हैं, जिनका वास्तविक जीवन या यथार्थ की घटना प्रसंगों से कोई संबंध नहीं है। वैसे ही अब हम लोग इसका लास्ट टॉपिक देख लेंगे कि छोटी कहानी के उदय में साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद की भूमिका। साहित्यिक स्वच्छंदतावाद और साहित्यिक यथार्थवाद ने छोटी कहानी के उदय में अत्यंत महत्वपूर्ण योगदान दिया। स्वच्छंदतावाद के आधार पर जहां छोटी कहानी के कहानीकारों को विषय के चयन हेतु स्वतंत्रता प्राप्त हुई, वहीं यथार्थवाद ने इस विषय स्वतंत्रता को यथार्थ के धरातल पर घटनाओं, प्रसंगों तथा विवरणों को मनुष्य के बाहरी जीवन तथा उसकी भीतर की सोच को यथावत प्रस्तुत करने के लिए बाध्य किया, है ना। साहित्यिक यथार्थवाद अर्थात जो रियलिटी है, जो वास्तव है, उसी को लिखना, ये हो गया। और साहित्यिक स्वच्छंदतावाद अर्थात रचनाकारों को स्वच्छंदता प्राप्त होना कि वो किसी भी विषय को चयन कर सकता है और उसके आधार पर कहानियों की रचना कर सकता है। छोटी कहानी के रचना के केवल मनोरंजक उद्देश्य को ध्यान में रखकर ही नहीं, बल्कि इसकी पृष्ठभूमि में कहानीकार के विचारों की स्वच्छंदता और विषय की अंतर वस्तु के अंतर्गत यथार्थवाद या सत्य का उद्घाटन भी अत्यंत महत्वपूर्ण बिंदु होता है।
पाश्चात्य साहित्यिक स्वच्छंदतावाद तथा यथार्थवाद से भारतीय छोटी कहानी अत्यंत गहरे से प्रभावित हुई, जिसे 20वीं सदी के 8वें दशक में लिखित छोटी कहानियों में देखा जा सकता है। तो इस प्रकार आज के इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा लाइक शेयर कर सकते हैं, चैनल में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में मेरे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।